नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज कुछ स्पेशल केसेस हम पढ़ने वाले हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण जो हमने केंद्र पर तीव्रता निकाली थी, उस केंद्र पर तीव्रता के आधार पर आज हम कुछ और स्पेशल केसेस, कुछ विशेष स्थितियां भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो तीव्रता का डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए और फिर आज का वीडियो आप देखें। तो पहला केस इसमें हम लेते हैं, यदि हमारे पास कुंडली ना हो बल्कि वृत्ताकार मार्ग में गतिमान आवेश हो। मतलब पिछले वीडियो में वो हमको एक तार की कुंडली बनाकर दे रहे थे जिसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, तो वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनी। अभी हमसे कह रहे हैं कि कोई आवेश है, अब कुंडली नहीं है हमारे पास कोई कॉइल नहीं है। इस बार तो केवल और केवल एक चार्ज है जो सर्कुलर पाथ में वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। तो अब उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, उस वृत्ताकार मार्ग का जो केंद्र है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं गतिमान आवेश ही तो धारा है। धारा क्या पढ़ी थी हमने? आवेश प्रवाह की दर, मतलब किसी वायर से निश्चित समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यही तो करंट थी, यही तो धारा थी। तो यदि यहाँ आवेश गतिमान है तो धारा तो अब भी है, लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा सा रूप बदल गया है। कैसा कि अब चूंकि क्वेश्चन में हमको धारा शब्द का इस्तेमाल, करंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हम जब आंसर अपना लेंगे तो उसमें भी हम करंट को शो नहीं करेंगे बल्कि चार्ज को शो करेंगे, आवेश को शो करेंगे। तो ठीक है, अब मान लेते हैं यदि Q आवेश स्मॉल r त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पर v वेग या चाल से, देखिए वेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो बदल जाएगा, तो हमने मान लिया वो कांस्टेंट चाल उसकी v है, से गति कर रहा है। यदि हमारा Q आवेश r त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग में v चाल से गति कर रहा है, तो उसका परिक्रमण काल यदि कैपिटल T मान लिया जाए तो T की वैल्यू क्या होगी? तो T है एक समय, दिया गया है चाल या वेग। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल आएगा। ये दूरी क्या है? उसने कितनी दूरी तय की इस समय में? तो परिक्रमण काल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ दूरी भी कौन सी होगी? एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब यदि आप वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे हैं तो एक पूरे चक्कर में आप उस वृत्त की परिधि पर ही तो घूमेंगे ना, इसलिए वो दूरी हुई हमारी परिधि। तो T की वैल्यू बनाएंगे हम परिधि अपॉन चाल वाले फॉर्मूले से। तो वृत्त की परिधि 2πr, जहां r उसकी त्रिज्या है और चाल हमने मानी है v। अब हमारे पास आवेश है Q और समय है T, तो फिर धारा क्या होगा? धारा का फॉर्मूला I = Q अपॉन T। Q ये चार्ज, T की वैल्यू 2πr/v, ये बटे के बटे हो गया, तो आप जानते हैं इसको पलटना पड़ेगा। तो जब ये पलट कर ऊपर जाएगा तो Q भी अपॉन 2πr, ये वैल्यू आ गई I की। तो अब वृत्ताकार मार्ग में गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसके लिए हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में किया था। फॉर्मूला था जो हमारा आंसर आया था μ0/4π 2πi/r। यहाँ n हम तब लगाते हैं जब फेरों की संख्या n होती है। यदि हमारा चार्ज n चक्कर लगाता तो हम भी यहाँ पर n ले लेते। अभी हम एक साइकिल के लिए देख रहे हैं,
तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई आई अपॉन आर। अब चूंकि हमको आई का इस्तेमाल नहीं करना था तो हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू है क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो आई की वैल्यू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ऊपर बचे क्यू भी, नीचे आर इंटू आर, तो आर स्क्वायर। ये आ गया बी का हमारे पास फॉर्मूला। यदि हमने ये सारी जो क्वांटिटीज हैं वो एसआई यूनिट में ली हैं तो बी का जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इसका एक तरीका और भी है। अभी हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू निकाली वो टी की निकाली। यदि हमको आवृत्ति दे दी जाए कि इस कण की, इस आवेशित कण की उस वृत्ताकार मार्ग में घूमने की जो आवृत्ति है यदि वो एफ है, मतलब हमारे पास जो गतिमान आवेशित कण है यदि उसकी आवृत्ति स्मॉल एफ हो, तो हम जानते हैं परिक्रमण काल और आवृत्ति का रिलेशन टी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ। तो यहां से एफ की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी 1 अपॉन टी। तो आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। ये 1 अपॉन टी क्या बन गया हमारा, 1 अपॉन टी क्या बन गया एफ, तो क्यू इंटू एफ। तो बी की वैल्यू बन गई हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर से आई की वैल्यू रख दो क्यू एफ। तो अब आप इसको एक स्टेप और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि इस 2 से 2 कैंसिल किया तो यहाँ 4 का बच्चा 2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गए, तो म्यू नॉट अपॉन 2 क्यू एफ अपॉन आर। तो यदि हमको आवृत्ति के रूप में क्वेश्चन दे दिए जाए तो हम यहां से सॉल्व कर लेंगे, और यदि आवृत्ति नहीं दी जाएगी, हमको वेग और त्रिज्या दी जाएगी तो यहां से कर लेंगे, और यदि हमको आवेश और परिक्रमण काल टी दिया है तो हम डायरेक्ट इसमें आई की वैल्यू क्यू अपॉन टी रख सकते हैं। तो एक तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्पेशल केस कि यदि हमारे पास वृत्ताकार कुंडली ना हो बल्कि उसके स्थान पर वैसे ही कोई आवेश वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो केंद्र पर तीव्रता क्या होगी। अब देखते हैं कि यदि हमारे पास एक के बजाय 2 कुंडलियां हों तब क्या होगा। तो सेकंड केस हमने लिया कि 2 समकेंद्रित परस्पर लंबवत तथा कागज के तल के लंबवत धारावाही कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फ्रेंड्स किसी एक कुंडली के केंद्र पर तीव्रता हम जानते हैं, हमने डेरिवेशन किया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम कह रहे हैं एक नहीं है 2 कुंडलियां हैं और दोनों कैसी रखी हैं, समकेंद्री, मतलब दोनों के केंद्र एक ही हैं। अब एक ही केंद्र पर देखिए, जैसे एक ये स्केल को अपन माने अगर ये कुंडली होती तो एक कुंडली ये पहली वाली, ये यहाँ 1 नंबर जो लिखा हुआ है, ये कुंडली ऐसी ना रखी होकर कैसी रखी हुई है, ऐसी रखी है, और दूसरी वाली ये जो कुंडली है ये इस प्रकार रखी ना होकर ऐसी रखी हुई है। अब आप समझ पा रहे होंगे ये दोनों कुंडलियां समतल कुंडलियां हैं और इस कागज के तल के ऐसा ये लंबवत और ये वाली ऐसी लंबवत, मतलब परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखी जिनका केंद्र एक ही है। अब इनके कारण हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो पहली वाली कुंडली है, इस कुंडली में हमने मान लिया कि इसके जो फेरों की संख्या है वो N1 है, केंद्र O है, त्रिज्या R1 है और बहने वाली जो इसमें धारा है वो I1 है। तो फिर इसके केंद्र पर तीव्रता क्या होगी, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई N1 I1 अपॉन R1। ये कहां से आया, उस डेरिवेशन का जो आंसर था, ये वो फॉर्मूला के रूप में हमारे साथ चल रहा है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप जानते हैं कुंडली के केंद्र से जो अक्ष जाती है इसकी दिशा में होती है। तो अब अगर कुंडली हमारी इस प्रकार ऐसी रखी होती बिल्कुल सीधी, तो इसकी धारा की दिशा देखिए ऐसी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब धारा की दिशा कहाँ होती, ऐसी ऊपर। वो धारा की दिशा तो एंटी क्लॉकवाइज है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती वो कहाँ होती, ऊपर, बाहर की ओर। अब चूंकि ये कुंडली आपकी ऐसी ना होकर ऐसी हो गई है तो इसलिए वो दिशा कहाँ पहुंच गई, ऊपर की ओर, ये कागज के तल में। ये B1 डायरेक्शन है, ये B1 OP, ये हमने P पॉइंट नाम दे दिया तो O से P की ओर। ऐसे ही हमने दूसरी कुंडली यहाँ पर रखी जिसका केंद्र O है, फेरों की संख्या N2 है, त्रिज्या R2 है और प्रवाहित धारा I2, ये I2 द्वारा प्रवाहित हो रही है। तो अब इसमें भी हमने जो धारा ली है वो एंटी क्लॉकवाइज ली है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने से जैसे ये स्केल था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर हमारे पास
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आती है, लेकिन हमने इसको इस प्रकार ऐसा परपेंडिकुलर लंबवत खड़ा कर दिया है, तो इसलिए डायरेक्शन कहाँ हो गई है, बाहर की ओर कागज के तल में, ये इस प्रकार। ये है B2 की डायरेक्शन, ये हमने इस पे Q पॉइंट दे लिया तो OQ। तो फॉर्मूला इसी जैसा बन जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई N2 I2/R2 OQ। अब इस सेंटर O पर, केंद्र O पर एक के बजाय हमको दो तीव्रता मिल गई, तो हमको परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इनकी डायरेक्शन देखिए आप कहाँ हैं, ये B1 ये B2 परस्पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, लंबवत हैं। तो इन दो सदिशों का परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम से हम जानते हैं, ये इनके क्रॉस पॉइंट से होने वाला जो डायगोनल होता है, ये विकर्ण होता है, इसकी दिशा में होता है। तो ये तो हमारी परिणामी तीव्रता है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला था √A1² + A2² + 2AB cos थीटा, 11th क्लास में याद कीजिए। जब हम 90 डिग्री वाली कंडीशन में होते हैं, लंबवत वाली कंडीशन में होते हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, केवल क्या अवस्था था, A² + B²। तो ऐसे ही दो सदिश यहाँ पर हैं, B1 और B2, तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये इसमें हम वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यदि इसमें हम एक और स्पेशल केस शामिल कर दें कि यदि फेरों की संख्या बराबर है N के, त्रिज्या बराबर है R के और धाराएं बराबर हैं I के, यदि ये तीनों चीजें बराबर हैं तो उनकी तीव्रता भी तो आपस में बराबर होंगी, तब B1 बराबर हो जाएगा B2 के। यदि ये B1 और B2 आपस में बराबर हैं तो हम किसी एक को दूसरे के रूप में लिख दें। तो हमने दोनों को B1 यदि लिख दिया तो ये बन गए 2B1 का स्क्वायर, अब ऊपर लगा हुआ है रूट, तो ये 2 रूट के अंदर रह गया, इसके ऊपर स्क्वायर था, ये रूट से बाहर निकल गया। अब आप यहाँ B1 की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ये स्पेशल केस है। एक तीसरा केस और हम देखते हैं, यदि हमारे पास ये दोनों कुंडलियां वापस समकेंद्री हों, लेकिन ये एक तलीय हों, एक ही तल में हों, मतलब यही कागज के तल में ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली। अब इसमें भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन कैसी कि दोनों कुंडलियां जो एक ही तल में हैं, इनमें बहने वाली धारा की दिशा समान है और समान नहीं है। तब क्या स्थिति बनेगी, तो देखिए, यदि हमने दोनों कुंडलियां एक ही तल में ली, समकेंद्री ली और धारा की दिशा भी समान ले ली, तो समान धारा की दिशा का मतलब देखिए, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें केंद्र पर तीव्रता फिर ऊपर की ओर होगी, ये बाहर की ओर, स्क्रू नियम से हम देख सकते हैं। और ऐसे ही इसमें भी यदि यही एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी बाहर की ओर, ये ऊपर की ओर आएगी। तो एक ही डायरेक्शन में दोनों की तीव्रताएं आई, तो जब केंद्र पर दो तीव्रता B1 और B2 हमको मिलेंगी, तो चूंकि वो एक ही डायरेक्शन में है तो उनका परिणामी हम जोड़कर निकाल लेंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता हमारी B1 + B2 आएगी। लेकिन यदि ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये विपरीत सदिश होंगे। देखिए, जैसे ये वाली जो तीव्रता है ये क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसके केंद्र पर, चूंकि धारा क्लॉकवाइज है इसलिए इसके केंद्र पर जो तीव्रता की डायरेक्शन कहाँ होगी, वो नीचे होगी, इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और बाहर वाली एंटी क्लॉकवाइज है तो दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। समझ पा रहे हैं आप? इसके लिए एक और तरीका भी आप समझ सकते हैं। देखिए, ऐसे जैसे ये तरीका लिया हमने कि ऐसे यदि अपने हाथ को हम ऐसे मोड़कर ऐसे रख लें, तो ये जो हमारी उंगलियों की दिशा है, ये उंगलियों की दिशा यदि धारा की दिशा है, तो जो अंगूठे की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो इसमें ये दोनों की दिशा एक जैसी है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज I2 के लिए ऊपर, लेकिन इसमें जब जाएंगे तो अब धारा की दिशा ऐसी आएगी। ये उंगलियों की दिशा अब ऐसे चाहिए, तो इस तरफ जब मोड़ेंगे तो अंगूठा चला जाएगा नीचे। तो इस कारण हम समझ सकते हैं कि अब हमारे पास जो केंद्र पर तीव्रता B1 और B2 मिलेगी वो परस्पर विपरीत हो चुकी है, एक नीचे और एक ऊपर। तो यदि विपरीत सदिश है तो परिणामी घटाकर निकालेंगे। अब हमने यहाँ B1 - B2 किया क्योंकि B1 बड़ा है और B2 छोटा है। ये कैसे पता कि B1 बड़ा है, ये त्रिज्या से हम देख पा रहे हैं। यहाँ त्रिज्या R1 कम है और R2 ज्यादा है। फॉर्मूला देखिए, R के व्युत्क्रमानुपाती चलता है, यदि R2 ज्यादा होगा तो B2 कम होगा। R1 कम है इसलिए B1 ज्यादा है। और इसके अलावा और भी कंडीशन N और I पर भी डिपेंड करती है। तो ये अब आप जब सॉल्व करेंगे तो अब आप और इस पर अध्ययन करें कि कौन ज्यादा है कौन कम है। चित्र में देखकर B1 और B2 के हिसाब से यहाँ B1 की वैल्यू ज्यादा समझ में आ रही है और B2 की वैल्यू कम। यदि हमको R1 और
I1 और N1 की वैल्यू ऐसी मिल जाए कि B2 कहीं ज्यादा निकल आए, ऐसी कोई केस हमको मिल जाए, तो B2 में से आप B1 को माइनस कर लें। बस इतना याद रखें कि यदि दिशा विपरीत होगी तो परिणामी घटाकर निकाला जाएगा, और दिशा समान होगी तो जोड़कर। घटाने वाली स्थिति में हमेशा ज्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये थे 3 स्पेशल केसेस उसी वृत्ता धारावाही कुंडली के कारण तीव्रता के। तो फ्रेंड्स, इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।